नमस्कार, मैं सुनिधि। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर। तो आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। और आज मौजूद है हम एक बहुत ही खास विषय के साथ। तो हमारा जो दो विषय है, पहला जो हमारा प्राइम विषय है युवा वो है, और उसके साथ में हमारा एक बहुत ही खास विषय है जो है एनवायरनमेंट। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके संदर्भ में हम बहुत सारे काम भी हैं जो हम करते हैं, लेकिन यूथ को हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उनके लिए रोज़गार कैसे ला सकते हैं, उनके लिए करियर ऑप्शंस कैसे ला सकते हैं, तो इन सभी पहलुओं पे बात करेंगे हम। तो हमारा आज का विषय है करियर इन एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड आज के हमारे विषय के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज के हमारे मेहमान बी मिश्रा जी, एंड ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट पटना यूनिवर्सिटी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुनिधि जी। डीडी बिहार चैनल को भी सहृदय धन्यवाद एवं आभार, जो पर्यावरण एवं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एवं युवा रोजगार के संबंध में आज वार्तालाप का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही अलग ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि करियर को, एनवायरनमेंट को और यूथ को जोड़ना, और वो भी करियर ऑप्शन में जी। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल है भी, और यूथ के कैरियर के लिए जो पर्यावरण में जो अवसर हैं रोजगार के, वो 10th और 12th के बाद ही जस्ट स्टार्ट होते हैं जी। जैसे हमारे बच्चे जब सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पास करते हैं, जिनका सब्जेक्ट का कम्बिनेशन पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, दोनों स्ट्रीम के बच्चे क्या है कि पर्यावरण में अपने कैरियर को बना सकते हैं। एवं ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। ये साइंस के भी पार्ट से आते हैं, ये आपके आर्ट्स से भी पार्ट से है। जैसे इन्वायरमेंटल स्टडी जो कहा जाता है, तो ये दोनों तरफ से आ गए। साइंस के भी क्या है कि साइंस के भी फैकल्टी में आ गए और आर्ट्स की भी फैकल्टी में आ गए। तो इसमें कैरियर की जहाँ तक बात है, बहुत सारे क्या है कि अपने बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालय में भी इससे संबंधित कोर्स चल रहे हैं। अपना पटना विश्वविद्यालय है, मगध यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय है, भागलपुर है। तो जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं उनमें भी क्या है कि पर्यावरण की पढ़ाई हो रही है। और जो बिहार में और भारत सरकार की जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें भी क्या है कि एलाइड और अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में इसकी क्या है कि पढ़ाई हो रही है। इसका कैरियर शुरुआत होती है आफ्टर +2। हाँ, +2 के बाद इसमें ग्रेजुएशंस होते हैं। इसमें आपके 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स है और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। तो प्रॉपर एक कोर्स है, जैसा कि हम नॉर्मल इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर किसी भी आर्ट्स फील्ड में कोई भी अगर डिग्री लेते हैं या फिर मास कॉम जर्नलिज्म कुछ भी करते हैं, तो जैसा प्रॉपर एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस फील्ड में भी सेम वैसा ही कोर्स करिकुलम है और वैसा ही ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो सर हमारी दर्शकों से हमेशा यही अपील रहती है कि रोज़गार बहुत सारे फील्ड्स में है यूथ्स के लिए, शायद हमें पता नहीं होते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि उन रोज़गार अवसरों को आप तक पहुंचाएं, आप तक जानकारी दें। तो सर जैसा कि आपने कहा कि 12th के बाद स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मतलब हर एक फील्ड का अपना कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होता है कि हाँ ये सब्जेक्ट नेसेसरी है, प्राइम है, इसको पढ़ना है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फिर एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए कौन सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने ज़रूरी होते हैं? हाँ, जैसा कि हमने पहले बताया कि इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए या इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो होना ही होना है। मैथमेटिक्स हैं तो और भी अच्छा है। ज़्यादातर जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे आते हैं +2 करके, उनके लिए ये कैरियर का ऑप्शन है। ये 3 इयर्स ग्रेजुएशन इन्वायरमेंटल साइंस में कर सकते हैं। इसके बाद उनमें रोज़गार के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन
बहुत सारे आपके जो कमीशंस हैं, पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या अदर स्टेट के और भी पीसीएस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी भी रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जी, और सर ये अगर जैसे बात करें पूरी स्टडी की बात करें तो जी। अगर ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं, तो उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने का क्या उद्देश्य है? मतलब उसको पढ़ने के बाद मतलब ऐसा क्या उद्देश्य उसका क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम आज जो मांग है, डिमांड है जी। सरकार के तरफ से, ग्लोबल लेवल पे भी, वैश्विक स्तर पे भी पर्यावरण को जानना, समझना और इसमें डेडिकेशन देना, जी। क्योंकि पर्यावरण नेचर से संबंधित है, प्राकृतिक, जी। और हम सब लोग प्रकृति के ही एक गिफ्ट हैं। जी। तो पर्यावरण को जानना, समझना और रोजगार का अवसर प्रदान करना, ये सब अलग अलग पहलू है। परंतु जब हम इस पे स्टडी और रोजगार की बात करते हैं तो युवाओं का रुझान थोड़ा सा कम है, आना चाहिए पर्यावरण विषय वस्तु पे। वो ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में या टेक्निकल और क्षेत्र में जाते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग्स, बट पर्यावरण में जितना आना चाहिए या तो उनका अवेयरनेस नहीं हो रहा है, वो स्कूल डेज से, प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, वहाँ से अगर ज़्यादा आए, सरकार सारी व्यवस्थाएं कर भी रही है, और पर्यावरण से जुड़ने के लिए राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों का भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो पर्यावरण के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचे और युवा उससे लाभान्वित हों। जी, जी। बट थोड़ी सी युवाओं की तरफ से अवेयरनेस और होना चाहिए, जो हमें करने की आवश्यकता है। जी, जी। है ना। और अगर अभी स्टडीज़ से थोड़ा सा हटके अगर हम एक पहलू पे बात करें, जैसे कि पेड़ को लेकर अगर इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात करते हैं कि पेड़ बहुत ज़्यादा डिप्लॉय हो रहे हैं, सॉइल डिप्लॉय हो रहे हैं पेड़ डिप्लॉय होने से, तो एक कहावत है प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो एक ये पहलू है, एंड दूसरा पहलू ये है कि हम पेड़ काटने से नहीं रोक सकते, ये दैट इज़ ट्रू। तो ये दोनों अगर पहलुओं को साथ में रखें तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? या हम पेड़ ज़्यादा लगाने को लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या पेड़ नहीं काटने को लोग को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना मतलब है इस दोनों में से? दोनों अलग संदर्भ में ले सकते हैं। जी। पेड़ अगर ज़रूरत पड़ी तो काटा भी जा सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें पुनः लगाना भी होगा। तो पेड़ लगाना तो अपने संस्कृति से भी है, कल्चर से भी है, और प्रकृति में भी है, क्योंकि पेड़ हमारे प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी हैं, उनसे प्राणवायु भी मिलता है, और जो वातावरण के वायु हैं शुद्ध होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए तो वो तो वृक्ष ही देंगे। जी, बिल्कुल। तो जितनी ज़रूरतें हैं उतना पेड़ काटा जा सकता है, परंतु उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए उतना पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। जी, जी, थैंक यू सो मच सर। एंड इसके साथ ही अगर अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो ये जो टर्म है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत आ पड़ी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ज़रूरत जो पड़ी है, तो ये खुद में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब आपको जानवरों को बचाना है, मतलब वो विलुप्त हो रहे हैं जी। तो इसको कैसे मतलब मैनेज, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज हैं जो अभी नहीं रहे, विलुप्त हो गए हैं, और बहुत सारे विलुप्त होने के कगार पे हैं। स्थिति में जी, तो इसका आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार इसका एक मेजर कारण क्या हो सकता है? जी, इसके अनेक क्या है कि फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करें कि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये सरकार के द्वारा आज ही नहीं, जी, ये 70-80 के दशक में ही ये एक्ट लाई गई थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। जी। उसके तहत ये पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस हुआ था कि हमें जब प्रकृति को बैलेंस रखना है, फौना फ्लोरा आपका प्लांट हो गया, फौना आपका एनिमल्स हो गया,
और हम लोग भी फौना में आते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस में आपका फ्लोरा और फौना ही है, दो ही। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ज़रूरत है जी, अत्यंत ही उसकी आवश्यकता है। जी, जब नेचर को प्रकृतिमय बनाना है तो हमें फ्लोरा का भी बैलेंसिंग होनी चाहिए और फौना का भी होना चाहिए। जी, यानी प्लांट की भी बहुत सारे स्पीसीज या तो एक्सटिंक्ट कर गए हैं जी, जी, या तो इंडेंजर स्थिति में है। स्थिति में, जी, एनिमल के भी उसी तरह से, जैसे डोडो एक पक्षी हुआ करता था, वो बिल्कुल ही विलुप्त हो गया। जी, बिल्कुल, एक बिहार में, नॉर्थ बिहार में पैंगलियन है ना, एंट ईटर उसको कहा जाता था, चिट्टी को खाता था, वो भी लगभग उसकी स्पेसीज जी, है ना इंडेंजर स्थिति में हो गई है। तो जब प्रकृति को बैलेंस करना होगा, नेचर को बैलेंस करना होगा, तो फ्लोरा फौना दोनों को कंजर्व करने की अत्यंत आवश्यकता जी, है। जी, धन्यवाद। और इसके साथ ही अभी हमने बात की है, हमारा जो विषय है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस और यूथ दोनों को मिला के उसमें रोज़गार के क्या अवसर है, उस पर हमने बात की है। तो हमें 12th के बाद अवसर मिल सकते हैं इस फील्ड में खुद को आगे बढ़ाने के लिए और रोज़गार पाने के लिए। और उसके साथ ही हमने बात की है एनवायरमेंट की, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। तो एक बहुत ही फेमस बुक है युवल नोआ हरारी की, सेपियंस करके है, और जी, होमो सेपियंस, और उसमें उन्होंने काफ़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ता गया, सेपियंस आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे बहुत सारे जो हमारे स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। तो शायद कहीं ना कहीं हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेपियंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन इसको सुधारने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसको वापस से पूरे तरीके से तो नहीं ला सकते, बट हम कितना संतुलन वापस से ला सकते हैं वो हम पे निर्भर करता है। और इसके लिए यूथ्स को जोड़ना और उनको रोज़गार देना, ताकि अगर वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो शायद उनको उससे कुछ प्रॉफिट भी मिले, उनको रोज़गार मिले, उनको करियर ऑप्शंस मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं। अब हम उन ऑप्शंस की बात करेंगे कि कैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करते हुए, एनवायरमेंटल साइंस को हम लोग पढ़ते हुए कैसे हम लोग खुद के लिए रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। तो सर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अगर रोज़गार की बात करें तो क्या क्या जैसे पोस्ट्स हैं, जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत +2 के बाद भी अवसर हैं जॉब के, और आफ्टर ग्रेजुएशन भी है। जैसे +2 के बाद जैसे आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आपके गार्ड्स के जो आते हैं उनका अवसर है। इसके बाद कंजर्वर की जो सर्विस होती है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है। IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो DFO वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो क्या है कि UPSC भी कंडक्ट करती है। तो तमाम इस तरह के सरकार के आयोग भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे क्या है कि नियमित ये रिक्रूटमेंट निकालती है जी, और उनकी बहाली होती है। और वो जैसे पटना का अपना संजय गांधी जैविक उद्यान है, तो वहाँ भी जो डायरेक्टर होते हैं IFSC रैंक के होते हैं। जी, जी। तो इसमें रोज़गार आपके +2 के बाद भी हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हैं, रिसर्चर्स के भी हैं, है ना, साइंटिस्ट के भी हैं। जी, बिल्कुल। और इसमें कंसल्टेंट्स के भी हैं, है ना, जो लोग जगह जगह जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करें। सरकार ने काफ़ी व्यवस्था कर रखी है, बस हम सब लोगों को उसकी और अवेयरनेस के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पे हमारा दायित्व बनता है कि हम उस विषय वस्तु को और उसकी जानकारी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा से जोड़ सकें। तो जैसा कि बाकी सारे फील्ड्स है जिसमें हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम क्रैक करके तब हमें जॉब मिलते हैं, तो शायद हम उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बट यहाँ पे अगर बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल साइंस में अगर जॉब की बात करें, तो यहाँ भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी सारा फील्ड्स है। और इसके साथ ही सर अगर बात करें, जैसे ये एग्जामिनेशंस होते हैं जो UPSC कंडक्ट कराती है, या फिर PCS की एग्जामिनेशन होती है, जी, स्टेट्स की एग्जामिनेशन होती है। तो अगर इन एग्जाम्स के पैटर्न की बात करें हमारे यूथ्स को बताने के लिए कि क्या पैटर्न्स होते हैं, तो वो अवेयरनेस मैं चाहूँगी ज़रूर दर्शकों तक। पैटर्न्स होते हैं, पहला तो प्रीलिम्स होता है, जैसे
आपका पिछली जो बहाली हुई आपके रेंजर वगैरह की, जी जी, फॉरेस्ट विभाग के एसआई है ना, सब इंस्पेक्टर सब होते हैं इंस्पेक्टर। या गार्ड्स वगैरह के, तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो लिया, BSSC। जी इसके बाद जब ऑफिसर्स की होती है तो वो BPSC कंडक्ट करती है, उसमें प्रीलिम्स होते हैं, उनके मेंस होते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो इंटरव्यू भी होती है। जी जी, तो कभी 2 चरण में भी होते हैं और कभी 3 चरण में भी जी, इनकी क्या है कि एग्जामिनेशन होते हैं। जी। पैटर्न की बात हुई तो पैटर्न में जनरल क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण और लाइफ साइंस से होते हैं, ताकि उस फील्ड से बच्चे आते हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो जूलॉजी BSc करके, बॉटनी BSc करके, इन्वायरमेंटल साइंस से, बायोकेमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी से, मतलब एलाइड और अप्लाइड जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं उनसे ज़्यादातर बच्चे आते हैं, एग्रीकल्चर से भी आते हैं। तो तमाम उनका जो सब्जेक्ट होता है ज़्यादा क्या होता है उस साइड से होता है, और कुछ करंट अफेयर्स भी होते हैं, कुछ डेटा होते हैं जो सरकार के द्वारा है ना बनाए होते हैं। और इस तरह से कि उनकी एक रिक्रूटमेंट समय पे विज्ञापन संख्या आती है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इस तरह से PT क्वालिफाई के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू होती है, इस तरह से क्या है कि फाइनल मेरिट लिस्ट होता है। जी। और अगर अभी बात करें सर, जैसे कि आप प्रोफेसर हैं, तो अगर प्रोफेशनल फील्ड में अगर जाना हो किसी स्टूडेंट को, तो वो कैसे पॉसिबल हो? अगर वो इन्वायरमेंटल साइंस के है ना, अभी तो रिक्रूटमेंट भी बिहार सरकार की है, नया पद सृजन भी किया है, लगभग 104 जो विश्वविद्यालय, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है ना बहाली भी कर रही है। तो 104 पद जो है वो आपके हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय में जो इन्वायरमेंटल साइंस की जो पढ़ाई होगी उसके लिए वो क्या है कि उनका अपॉइंटमेंट होगा, और वो उनकी जो अहर्ताएँ हैं वो MSc होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में, या एलाइड अप्लाइड जो और भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट हैं उससे, साथ ही साथ उनको नेट क्वालिफाई होना होगा, है ना। अगर नेट है, JRF है, PhD है, तो क्या है कि उनकी क्राइटेरिया बनती है। जैसे और भी सब्जेक्ट्स के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको वो नेट क्वालिफाई करने के बाद ही वो प्रोफेसर, नेट तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उससे भी अब PhD अनिवार्य हो गया। अनिवार्य हो गया। हाँ, PhD हो गया अनिवार्य, क्योंकि PhD 30 अंक को देता है, जो API बनती है, मेरिट लिस्ट जो एकेडमिक तैयार होती है, तो उसमें 30 अंक जो है आपका PhD से जाता है, ग्रेजुएशन से, PG से, नेट का 5, JRF का 7, PhD का 30। तो इस तरह से जो एकेडमिक जो API बनता है उसमें इसकी क्या है कि अहम भूमिका होती है, और 15 नंबर के इंटरव्यू होते हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट होती है, होने वाली है, अभी क्या है कि प्रोसेस में है। और सभी क्या है कि विश्वविद्यालय में जहाँ इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई है वहाँ 1 या 2 इस तरह के अभी सरकार ने है ना, मतलब राज्य सरकार ने, यहाँ बिहार के संदर्भ में बात करें तो बहाली क्या है कि अभी जल्दी माने होने के तैयारी में है, प्रोसेस में चल रहे हैं, और केंद्रीय में तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जहाँ रिक्रूटमेंट होती है वहाँ होती है समय समय पे। और अगर जैसा कि हम रोज़गार की सर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रोज़गार के साथ हमारा एक और कंपोनेंट आता है जो कि है सैलरी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि उनका मिनिमम वेज क्या होने वाला है। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है ना, थर्ड क्लास, जो जैसे सभी अलग अलग जो विभागों में जो लेवल है, पे लेवल, बस वही लेवल इसमें है अकॉर्डिंग टू, है ना। अब जैसे A क्लास के होंगे तो उनका जो लेवल वो नियमित है वो इनके लिए भी होंगे, B के ग्रेड के ऑफिसर होंगे उनके लिए होंगे। NGOs की बात करें या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे क्या ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के लिए? NGOs में भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस से अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंसल्टेंसी भी चलती है, अलग अलग अपने NGO चलाते हैं लोग, उसमें अपना रिक्रूटमेंट जैसे आपका लैब बॉय का होता है, लैब असिस्टेंट का होता है, तो इन सबों का क्या है कि भर्तियां निकाली जाती है, और उसका उन लोग अपने अकॉर्डिंग टू उनका जो
इनकम है उसके आधार पे वो रखते हैं, कहीं कंसोलिडेटेड है, कहीं फिक्स है। जो एनजीओज हैं क्योंकि उनकी क्या है कि अलग अलग क्या होता है कि पेमेंट की बातें होती है। अब कोई काफ़ी एनजीओ पुराना है, उनको गवर्नमेंट फंड मिल रही है, या और भी यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, ये सबसे अगर मिल रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी सैलरी देते हैं, है ना। लेकिन जो नए हैं वो अपने अनुसार वो बजट बनाते हैं, जो उनका ऑडिट होता है जो वित्तीय वर्ष में, उसके आधार पे अपना वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, उस तरह से अपने क्या है कि भर्तियां में बहाल करते हैं, और वो अपने अनुसार क्या है कि पेमेंट वो कंसोलिडेटेड देते हैं। तो एनजीओज में सर, और अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हम जब बात कर रहे हैं तो करियर ऑप्शंस यूथ की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो यहाँ पे मतलब जॉब्स होते हैं या फिर वॉलंटियर कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या इसमें होता है? वॉलंटियर्स के भी हैं जी। हाँ, वॉलंटियर्स क्या है कि रूरल एरिया में भी हैं, जो पर्यावरण से हैं, प्रखंड लेवल पे भी हैं, सब डिवीज़न लेवल पे भी हैं। तो वॉलंटियर्स में क्या है कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आए हुए हैं। इसमें कोई डिप्लोमा भी होती है, डिप्लोमा भी करके आते हैं। तो वॉलंटियर्स में है कि आपको एज ए गार्ड का ही लगभग होता है। तो जो गार्ड की सैलरी होती है तो कंसोलिडेटेड में अलग अलग भिन्न करता है, क्योंकि कहीं पार्ट टाइम भी है ना। गवर्नमेंट में तो फुल टाइम होता है, एनजीओ में कहीं पार्ट टाइम भी है, कहीं फुल टाइम है, उसके अनुसार उनकी सैलरी बनती है। जी, धन्यवाद सर। और क्योंकि अभी हमारे कार्यक्रम को ख़त्म होने का वक्त हो चला है, समय की पाबंदी है, तो चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश हो जाए आपकी तरफ से। जी, सर्वप्रथम हम लोगों का क्या है कि ये संकल्प रहेगा कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, उनको कैरियर काउंसलिंग करें, और उस कैरियर काउंसलिंग में हम उनके रोजगार के अवसर के बारे में भी जानकारी दें, और उनको पर्यावरण की पढ़ाई के बारे में भी समझाएं, उनको पर्यावरण को संतुलन करने के भी बारे में समझाएं, और हम उनके जॉब के अवसर के लिए भी क्या है कि हम मार्गदर्शक के रूप में बने। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी युवाओं को पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और हम सबों का दायित्व है, और इस तरह से सरकार की योजनाओं में हम लोग अहम भूमिका निर्वहन करने में खरा उतर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और हमारे यूथ्स को अवेयर करने के लिए। तो आज हमारा विषय था करियर इन एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमने बातचीत की। हमने जाना कि कैसे हम 12th के बाद इस फील्ड में अप्रोच कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने होते हैं, बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी है, अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी है और फिर बचाने की ज़रूरत पड़ी है, तो वो हमारी ही गलती है, और हमारी गलतियों को हम खुद सुधार सकते हैं, जितना हो सके संतुलित कर सकते हैं। और इस संतुलन को बनाने के लिए भी हमें रोज़गार दिया जा रहा है, इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ, एक नई दिशा में उड़ान भरने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DD बिहार। धन्यवाद।